बच्चों कैसे हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, वहीं से हम आगे शुरू करते हैं। आओ संस्कृत सीखें, ये इसका टाइटल रहा। और मैंने आपको वर्णमाला के माध्यम से बताया कि कैसे हमने वर्णमाला को आगे बढ़ाया। वर्णमाला में हमने क्या क्या सीखा, स्वरों का निर्माण कैसे होता है, स्वरों का निर्माण होने के बाद उसी में हमने कैसे कैसे संधियाँ पढ़ी और कैसे हमने अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों को हमने ढूंढना है। ये सारा हमने उस पाठ में पढ़ा। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कर्ता। वाक्य निर्माण में कर्ता का सबसे बड़ा योगदान होता है। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला। ठीक है, कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कितने प्रकार का होता है? कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कर्ता के कितने प्रकार होते हैं। और यही है आपके अनुवाद करने का सबसे सरल और सबसे सही तरीका। ठीक है, अनुवाद से पहले मैं आपको कर्ता के प्रकार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कर्ता और उसके प्रकार। कितने प्रकार हैं कर्ता के? देखिए, अनुवाद का मतलब क्या है कि हम वाक्य निर्माण कर रहे हैं। वाक्य निर्माण में आपके पास दो मुख्य चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, कर्ता और क्रिया। क्या होना चाहिए? कर्ता और क्रिया। ये दोनों अगर हैं तो वाक्य निर्माण हो सकता है। अगर कर्ता नहीं है, क्रिया है, तो वाक्य नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चलती है। अगर क्रिया है, कर्ता नहीं है, तो भी वाक्य निर्माण नहीं। और कर्ता है और क्रिया नहीं है तो वो कर्ता ने क्या समापन किया, कौन सा कार्य संपन्न किया, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी वाक्य निर्माण में दो मुख्य बातें देखी जाती हैं, कर्ता और क्रिया। अब क्रिया पर हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम आते हैं कि कर्ता के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के कर्ता हैं। अब कर्ता का मतलब है जो कार्य करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ तो मैं इस समय करता हूँ। ठीक है, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो आप करता हैं। कोई भी क्रिया अगर हो रही है तो वो किसी के भी माध्यम से होती है, उसको हम कर्ता कहते हैं। अब कर्ता के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। कर्ता के कितने प्रकार हैं? 9। अब कैसे 9 प्रकार हो सकते हैं? क्योंकि कर्ता कार्य करने वाले तो ये सारी सृष्टि में एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक, जंगलों में जितने जीव हैं, जितनी मनुष्य जाति है, ये सब कार्य कर रही हैं। तो ये सारी की सारी 9 प्रकार की कैसे हो सकती हैं? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने कैसे कर्ता को 9 प्रकार से बांटा। ठीक है, 9 प्रकार से हम कैसे कर्ता को कहेंगे? कर्ता के 9 प्रकार में हम उनको पुरुष में विभाजित करेंगे। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष। अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो कभी भी आपका गलत नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। 3 पुरुष हैं। कितने? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हैं। अब इन्हीं के 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक प्रथम पुरुष के एक वचन में जहाँ हमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता हो या कार्य करने वाला कोई एक हो तो एक वचन आ जाएगा। यदि कार्य करने वाले 2 होंगे तो द्विवचन आ जाएगा। और 2 से अधिक कितने ही भी हों,
3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो क्या आ जाएगा? बहुवचन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप गिन कर देखिए, प्रथम पुरुष के 3 हो गए, 1 2 3, 3 प्रकार हो गए। ऐसे मध्यम पुरुष के 3 हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हो गए कर्ता के 9 प्रकार। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको कौन कौन से हैं वे 9 प्रकार। सह, तौ, ते, ये इतना यहाँ से हम शुरू करते हैं। सह, तौ, ते। फिर उसके बाद है त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये 9 की 9 आपको याद रखने हैं। इनको कैसे याद रखना है ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपको रटने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। अब उत्तम पुरुष कब आएगा, मध्यम पुरुष कब आएगा और प्रथम पुरुष कब आएगा। ठीक है, पहले मैं इनके आपको अर्थ बताऊं। सह का अर्थ क्या होता है? वह। तौ का अर्थ क्या है? वे दो। ते का अर्थ क्या है? वे सब। वह, वे दो, वे सब। उसके बाद त्वम का अर्थ क्या है? तुम। युवाम, तुम दोनों, यानी तुम दो, ये भी लिख सकते हैं। यूयम, ये मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि जब आप लिखता देखते हैं और उस क्रिया को होते हुए देख रहे हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा रोचक हो जाएगी और ज़्यादा सरल हो जाएगी। तुम सब, आप इसको साथ साथ रिवाइज करते चलें। उसके बाद उत्तम पुरुष में आएगा अहम। अहम का अर्थ क्या है? मैं। आवाम, हम दोनों। और वयम, हम सब। ये है। ठीक है, अब ये 9 प्रकार हो गए। अब समझना ये है कि हमने उत्तम पुरुष का प्रयोग कब किया, कैसे किया। ये सिर्फ हम कर्ता पढ़ रहे हैं। वाक्य में पहला स्टेप है ये अनुवाद करने का, जो सबसे पहले नंबर पर आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्रिया आएगी। फिर उसके बाद उस वाक्य को हम जितना मर्जी बढ़ाना चाहेंगे वो सब उनके बीच में आ जाएगा। कर्ता और क्रिया के बीच में फिर हमारा वाक्य बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन मुख्य जो बातें हैं, जो केंद्र बिंदु है इस अनुवाद को सीखने का, ये सबसे मुख्य चीज़ है। इसमें अनुवाद की ये सबसे पहली श्रृंखला है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे उत्तम पुरुष में, कि उत्तम पुरुष का कर्ता कब होगा। उत्तम पुरुष का अर्थ मैं। जब कार्य करने वाला अपने बारे में बात कर रहा हो तो वहाँ उत्तम पुरुष आ जाएगा। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, वो अपने बारे में बोल रहा है। तो जब अपने बारे में बोला तो कौन से पुरुष की क्रिया आ गई? उत्तम पुरुष की क्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं पढ़ता है अगर ये लिख दिया तो गलत होगा ना। आप हिंदी भाषी हैं तो आपको हिंदी में पता चल गया बिना किसी नियम को पढ़े ही कि मैं पढ़ता है, ये तो वाक्य गलत है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ यही संस्कृत होनी चाहिए। तो मैं के साथ पढ़ता हूँ ये आना चाहिए। और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम कब करेंगे? ये उत्तम पुरुष कब आएगा? जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों, यानी मैं, या अब हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं। 2 मित्र हैं और वो कह रहे हैं कि हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, या दोनों भाई हैं, माँ को बोल करके जा रहे हैं कि हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। वयम का अर्थ है हम सब।
हम सब आज पाठ पढ़ेंगे। तो हम सब जो क्रिया आई, ये किस श्रेणी में आप रखेंगे? कौन से पुरुष में रखेंगे? उत्तम पुरुष में रखेंगे। उत्तम पुरुष में क्यों रखा आपने? क्योंकि हम अपने बारे में बात करें कि हम सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, हम दोनों इस कार्य को कर रहे हैं, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया उत्तम। उत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो यहाँ आ गया उत्तम पुरुष। पहले इसके क्रिया के साथ जोड़ना मैं बाद में सिखाऊंगी। यहाँ पर आप इतना जान लें कि उत्तम पुरुष हम कब लगाएंगे? जब भी हिंदी में वाक्य बना हो कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए हम उत्तम पुरुष का चयन करेंगे। मैं की संस्कृत ढूंढेंगे, क्या होती है? अहम। और अहम के साथ फिर उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रत्यय लगाएंगे। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। जब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के साथ बात करता है, जैसे मैं, दो मित्र आपस में बात करते हैं, दो ऑफिसर आपस में बात करते हैं, ठीक है, माँ और बेटी आपस में बात करें, कोई भी दो ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, तो वो मैं या तुम कह करके बात करते हैं कि तुम भी खाना खा लो। तुम शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जब कर्ता के सामने कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और वो उसको तुम कह करके बात करता है कि क्या तुमने ये काम कर लिया, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, क्या तुमने पाठ पढ़ लिया। तो जब आपने उनको तुम कहा ना, जैसे तुम शब्द का प्रयोग किया, तो मध्यम पुरुष के कर्ता आ गए। तुमने पाठ पढ़ लिया, तो पाठ किसने पढ़ा है? तुमने। तो तुम क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्ता। और कर्ता तुमको किस पुरुष का कर्ता माना जाएगा? मध्यम पुरुष का। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। उत्तम पुरुष वहाँ आ गया जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, और मध्यम पुरुष वहाँ आ गया जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं, तुम कह करके जब बात कर रहे हैं। अब बारी आती है प्रथम पुरुष की, कि प्रथम पुरुष का कर्ता कहाँ आएगा? प्रथम पुरुष वहाँ होता है जब आमने सामने कोई व्यक्ति नहीं है और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। अब आप मान लीजिए विद्यालय में कक्षा के अंदर अध्यापिका अटेंडेंस लगा रही है या किसी के बारे में पूछ रही है, और जो बच्चा अनुपस्थित है, जो विद्यालय नहीं आया, जो कक्षा में नहीं है, तो अध्यापिका उनको क्या कहेंगी कि राम आज नहीं आया है, क्योंकि वो वहाँ है नहीं। क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो जब तुमसे पूछा कि तुम्हें उसके बारे में पता है, वह आज नहीं आया है, तो वह कह करके हम उससे बात करेंगे। तो जब हमने वह के शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ आ गया प्रथम पुरुष। वो हमारे सामने नहीं हो सकता है। तीनों पुरुष में अगर आप बांट लेंगे ना कर्ताओं को, तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार से गलतियाँ नहीं होंगी। अब तीनों पुरुषों को कैसे कैसे आपने बांटा? प्रथम पुरुष वहाँ आया जब कर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम उसको वह कह करके बात कर रहे हैं कि वह आज शायद नहीं आएगा, राम आज शायद नहीं आएगा। वह के स्थान पर हम किसी का नाम भी ले सकते हैं कि राम आज नहीं आएगा, सोहन आज नहीं आएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि तुम्हें पता है, तो तुम शब्द आ गया, तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी, क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष का हो गया। और जब अपने बारे में कि मैं तो नहीं जानता हूँ वह आज आएगा या नहीं आएगा, तो मैं नहीं जानता हूँ, जब मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया, तो उत्तम पुरुष कर्ता बन गया। इस प्रकार से हमने देखा कि तीन पुरुष हैं और तीनों पुरुषों के ये कर्ता है। अब इस ये जो दोनों है ना, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, इनका पुल्लिंग रूप भी यही रहेगा और स्त्रीलिंग रूप भी यही रहेगा। ये किसी के लिए भी प्रयोग होंगे, तो इनमें कोई लिंग भेद नहीं है। त्वम युवाम यूयम, तुम पढ़ रही हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम खा रही हो, तुम सो रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तो उसमें कोई भी हो सकता है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। ऐसे ही अहम के साथ भी, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो अहम स्त्रीलिंग के लिए भी आएगा, अहम आवाम वयम, और पुल्लिंग के लिए भी आएगा। तो ये तो काम और आसान हो गया। पहले आप इनको अलग अलग कर लें, तो जहाँ पर ये नहीं हो, वाक्य निर्माण करना है आपको, जहाँ पर ये दोनों पुरुष नहीं हैं,
जहाँ पर मैं या तुम का प्रयोग कर्ता में नहीं किया गया है वहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सिर्फ प्रथम पुरुष की क्रिया आ जाएंगी। केवल प्रथम पुरुष ही आपका कर्ता में होगा और आपको केवल इतना ही ढूंढना है कि प्रथम पुरुष में क्या है? सह, तौ, ते। वह पढ़ता है, तो वह के लिए सह आ गया। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग रूप बनेंगे, लेकिन अभी मैं वो सारा विस्तार आपको इसके साथ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मिक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके लिए वो काम थोड़ा बोझिल हो जाएगा, मुश्किल लगने लगेगा। तो मैं अभी पुल्लिंग के साथ ही आपका अभ्यास करवाऊंगी। हाँ, इस सह, ये सह क्या है? ये सर्वनाम शब्द रूप है। वह एक सर्वनाम होता है ना, कि राम आज नहीं आया है, वह बीमार है, तो हमने वह शब्द का प्रयोग किया। तो इस सह के स्थान पर, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द भी आ सकते हैं। आप सह के स्थान पर पुल्लिंग शब्द में बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः, नरः, नरौ, नराः, नृपः, नृपौ, नृपाः, देवः, देवौ, देवाः, कुछ भी ले सकते हैं। या तो वह कह करके बात करेंगे या किसी का नाम लेकर के बात करेंगे। तीनों पुरुष आपको समझ आ गए होंगे। अब अगले पृष्ठ पर हम क्या पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमने इनके साथ क्रियाओं को लगाना है। अब देखिए, मैं यहाँ फिर से उतार रही हूँ, यहाँ पर बहुत छोटे में पुरुष नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है ये प्रथम पुरुष है, शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, प्रथम पुरुष, क्योंकि पिछले उसमें आपने देखा ही है, सह, तौ और ते। ठीक है। अब यहाँ पर है त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है। इंग्लिश में भी यू कहते हैं ना तुमको, तो ये भी यूयम मध्यम पुरुष में एक जैसा सा ही है, तो आपको आसान हो जाएगा ट्रिक के साथ याद करना। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्रिया के साथ। क्रिया, अब देखिए, कर्ता का निर्माण हमने कर लिया। वह, वे दो, वे सब, तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब, इनसे बाहर कहीं कर्ता है ही नहीं, तो आपके लिए आसान हो गया। अब क्रिया को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया के लिए जब कार्य किया जाता है तो धातु रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्रिया का अर्थ क्या है? खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, नहाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो हम यहाँ पर एक पठ धातु ले लेते हैं, पठ धातु, जिसका अर्थ क्या है? पढ़ना। ठीक है। अब इनके आगे ये पठ धातु है, पढ़ना। अब इसमें पढ़ना तो ये खाली हो गया, अब हमने इसको अर्थ में बदलना है कि पढ़ता है। पढ़ता है के लिए हम क्या वाक्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इस पे हम प्रत्यय लगा देंगे। क्या प्रत्यय लगाएंगे? पठ धातु था, पठ धातु के साथ में ती प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये हलंत हट जाता और ये बन जाता पठती। ये ती बना। अब पठ धातु तो पठ ही रही, यहाँ पर हम नम लिख देंगे तो नमति बन जाएगा, हस लिख देंगे हसती बन जाएगा, चल लिखेंगे तो चलती बन जाएगा। तो इस ती को जानना आपके लिए जरूरी है, बाकी सब तो बदल रहा है, जैसे पठती, चलती, हसती, नमति। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये ती वहीं का वहीं है, बाकी ये चीज़ें बदल गई, और ये बदलने से इनका अर्थ बदल गया। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो पठती पढ़ता है। चल का अर्थ होता है चलना, तो चलती चलता है। हंस का अर्थ होता है हंसना, तो हंसती हंसता है। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, तो नमति नमस्कार करता है। तो ये इनके आप कुछ धातुओं के अर्थ देख लेंगे कि क्या क्या अर्थ होते हैं। पठ, पढ़ना, हंस, हंसना, ये मैं बहुत आसान आपको बता रही हूँ। नम, नमस्कार करना। खेल, खेलना। चल, चलना।
ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़े। अब बारी आती है कि हमने इनका प्रयोग कैसे करना है। अब इनका प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये प्रत्यय आप सीख लें। कौन कौन से, इसके पीछे तो लगेगा ती, पठ के साथ ती प्रत्यय लग जाएगा, तो पठ ती। तऊ अगर करता है तो पठ धातु के पीछे तह प्रत्यय लगेगा, पठ तह। ते अगर है तो क्या लग जाएगा, अंति। त्वम है तो क्या लग जाएगा, सी, पठ सी। युवाम है तो क्या लग जाएगा, थह। यूयम है तो थ। अहम है तो आमी। आवाम है तो आवह। और वयम है तो आमह। ठीक है, तो सह, अब ये ती क्या है, ये क्रियाओं के प्रत्यय हैं। अब जैसे मैंने वाक्य बनाया आपके साथ, क्या, सह ऐसे भी आपके पास आ सकता है, सह पठति। ठीक है, तऊ पठतः और ते पठन्ति। तीन तीन का ही पहले आप याद कर लें। अब आपने इनको याद ऐसे करना है, ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थ। देखिए यहाँ विसर्ग हैं और यहाँ विसर्ग नहीं है। मध्यम पुरुष के कर्ता की जब क्रिया लगाएंगे तो आपने देखना है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में तो विसर्ग आ रहा है लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं है। ये मैं विशेष ध्यान दिलवा रही हूँ आपके कि इनमें और इनमें दोनों में क्या अंतर। अगर आपने थ लगा दिया तो इसका मतलब ये बहुवचन की क्रिया बन गई, और अगर आपने थ विसर्ग लगा दिए तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया बन गई। तो ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। वयम का म है तो यहाँ पर आमह। आवाम में व है तो आवह। ऐसे याद कर लेंगे। अहम में आमी। आप इसको किसी भी सरल तरीके से याद कर लें। सहती, तौ तह, ते अंति, आप ऐसे रट लें, या आप ऐसे टिप्स पे लेकर के चलें। सह तौ ते तो ती तह अंति, त्वम युवाम यूयम तो सी थह थ, अहम आवाम वयम तो आमी आवह आमह। कोई भी जो आपको सरल तरीका लगता हो वो आप याद कर लें। तो अगली कक्षा जब भी मैं आपकी लूँगी आपको ये याद रहेगा, तो आपको बहुत आसानी से जो मैं आगे इसको बढ़ाऊँगी ना वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर परीक्षा में आपके पास क्या आ सकता है, जैसे जो 5वीं कक्षा और 6ठी कक्षा में है या किसी भी प्रकार से आप अनुवाद का सही रूप सीख रहे हैं, तो वह अब यहाँ पर है पठ। तो आपने पठ धातु के पीछे सह को देख करके कौन सा प्रत्यय लगाना है, इनमें से आप सबको ढूंढिए। तो सह के साथ अगर आपने याद कर रखा है कि ती प्रत्यय आता है तो आप ती प्रत्यय ही लगा देंगे। और अगर आपने तह लगा दिया, सह पठतः, तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह दो पढ़ते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तऊ के साथ पठतः आएगा, तऊ पठतः, वे दो पढ़ते हैं, तो ये आपका ठीक होगा। उसके बाद ते के साथ अगर आपने लगा दिया पठती, आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक सही ऑप्शन टिक करना भी आपके लिए आ सकता है कि कौन सा इनमें सबसे आपको ठीक लग रहा है व्याकरणिक दृष्टि से। तो सह के साथ पठती आता है, तऊ के साथ पठत और ते के साथ पठंती। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था, सही उत्तर क्या होता पहले का, सह पठती, वह पढ़ता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। ठीक है। अब सह के स्थान पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। राम पढ़ता है तो रामः पठति,
अब ये राम को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगले में मैं आपको बताऊंगी कि शब्द रूप की आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपको अगले पाठ्यक्रम में। क्योंकि वह के स्थान पर अगर किसी का नाम है तो आप नाम को कैसे बनाएंगे, आपको शब्द रूप कैसा आना चाहिए, उसकी प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए। राम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है रामः, और कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और ये सारे ही अपने अपने शब्द रूपों की ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। सह जो है वो तत्शब्द रूप का है, त्वम है वो युष्मत् शब्द रूप का है, और अहम है वो अस्मत् शब्द रूप का है। ये तीनों ही अपने अपने शब्द रूपों के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अभी आपको प्रथमा विभक्ति की ही जरूरत है कर्ता में, क्योंकि प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। अब आपने तीनों ही याद कर लिए प्रथम पुरुष। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष के कर्ता क्या थे? त्वम, ठीक है, युवाम और यूयम। अब त्वम के साथ क्या आएगा? अब हम लिख धातु ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिख धातु है और ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है, आपको यहाँ ब्लैंक दे रखा है, तो त्वम के साथ क्या लगाएंगे? त्वम युवाम यूयम के प्रत्यय क्या थे? सी, थह, थ। अगर यहाँ पर आप पठ थ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वम के साथ क्या आता है? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब तुम के साथ जब भी हम हिंदी में बात करते हैं कि तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो ऐसे ही हो का अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पर भी पठसी का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ते हो, त्वम पठसी। अब एक प्रश्न ये भी आपके पास आ सकता है कि आपको यहाँ पर दे दिया पठसी या दे दिया लिखसी, तो यहाँ पर आपने भरना है कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया युष्मद् शब्द रूप, क्योंकि युष्मद् शब्द रूप का ही रूप बनता है त्वम। तो क्या आ जाएगा? अभी आप इस युष्मद् शब्द रूप के विस्तार में आपको नहीं भी जाना है, तो आप इतना सीख लें कि अगर पठसी लिखा है तो मुझे तो त्वम ही लिखना होगा, लिखसी लिखा है तो मैं त्वम ही लिखूंगा। लेकिन अगर लिख दिया है लिखथ, तो क्या लिखेंगे? अगर आपने लिखथ लिख दिया तो आप लिखथ के साथ में ना तो त्वम लिखेंगे ना युवाम लिखेंगे, आप लिखेंगे यूयम। क्यों? क्योंकि त्वम युवाम यूयम, सी थह थ, हमने क्या लिख दिया? यूयम लिखथ। देखिए यूयम में बड़े ऊ की मात्रा और युवाम में छोटे ऊ की मात्रा। ये बहुवचन में आता है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, क्योंकि आप यूयम में बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यूयम में छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं ये अपने अनुभव के साथ बता रही हूँ कि यहाँ पर ये बच्चे ये छोटा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन में बड़े ऊ की मात्रा है और द्विवचन में छोटे ऊ की मात्रा है। तो यूयम लिखत, और युवाम के साथ क्या आ जाएगा? हस धातु ले दी तो क्या हो गया? हसथः, तुम दोनों हंसते हो, तुम सब लिखते हो, तुम पढ़ते हो, ये अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पठथ नहीं लिखना है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पठती, पठसी। ये आपको अगर याद हो गया तो आप आगे कितना भी अब क्या होता है ना, जैसे अब ये तो आपको शायद से बहुत आसान लग रहा होगा कि क्या है, इसको मैं अभी 1 मिनट में याद कर लूँगा। लेकिन क्या होता है जब वाक्य जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है ना, तो आपका ध्यान वहाँ से हट कर के और भी कई जगह जाएगा। आप कर्म को, कर्ण को, संप्रदान को, वो सारे कारक आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपका जो ध्यान है उसमें आप भटक जाते हैं, जिस कारण से आपको नहीं पता चलता है कि मैंने किस तरह से किस प्रकार से क्रिया को चुनना है। तो वहाँ आप इस ट्रिक के साथ चलेंगे। अब मैंने आपको मध्यम पुरुष की क्रियाएं सिखा दी, अब बारी आती है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में क्या था कर्ता में? अहम, आवाम,
और वयम। हस धातु है तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में दे दिया हस। उत्तम पुरुष में क्या था, आमी आवह आमह, तो क्या बन जाएगा, अहम हसामी। आवाम, आवाम के साथ क्या था, लिख धातु ले ली, लिखावह। वयम, नम धातु आ गई, नमामह। इस तरह से आप ब्लैंक भरेंगे। हस है, यहाँ पर लिख है और यहाँ पर नम। ऐसे भी आ सकता है, या इसका दूसरा तरीका क्या है, पठावह। ऊपर प्रश्न आ जाएगा, कर्ता के माध्यम से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, कर्ता रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर जब पठावह देखा तो हमने क्या लिखना होगा, अहम आवाम वयम। तो कहाँ पर आता है पठावह, पठामी पठावह पठामह। आप ऐसे उंगलियों पर देख लेंगे, फिर वहाँ पर क्या आता है, आमी आवह। तो दूसरे नंबर पर वहाँ पठावह आया, तो वहाँ पर आमी आवह, आवह आया, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आवाम, आवाम पठावह। अगर यहाँ पर है लिखामी, तो क्या आ जाएगा, आमी। तो आमी कहाँ आता है, अहम, अहम के साथ आमी। तो आप ऐसे गिन करके लिख देंगे, अहम लिखामी। अगर यहाँ पर आ जाता है, ऐसे भी वाक्य आ सकता है, वयम और ब्रैकेट में ब्लैंक दे दिया, चल, ऐसे चल धातु, तो क्या आ जाएगा, वयम चलामह। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा। अब आपके पास क्या आ जाता है, मेल करना आ सकता है, और परीक्षा में इस तरह से आ सकता है कि कर्ता और क्रिया योजयत, कर्ता क्रिया योजयत। अब जैसे यहाँ पर दे दिया सह, त्वम, वयम, ते, युवाम। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हसथः, पठन्ति, चलति, खेलतः, नमामः, हससी या धावसी। इस तरह से प्रश्न आ जाता है। अब आपने इनको मैचिंग करके लिखना है, या आप इसके साथ सह के साथ सबसे पहले देखेंगे कि सह के साथ क्या आता है, कौन सी क्रिया के साथ कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो इस सह के अनुसार ठीक है। तो यहाँ पर थह नहीं आ सकता है, अंति नहीं आ सकता है, ती आ सकता है। आपका सही उत्तर क्या होगा, सह चलती। अब बारी आती है त्वम की। त्वम के साथ क्या आता है, सी आता है, तो ये वाला आपका ठीक होगा। तो आपकी मैचिंग क्या हो जाएगी, त्वम हससी। वयम के साथ क्या आता है, वयम के साथ आमह आता है, तो वयम नमामह, ऐसे हो जाएगा। ते के साथ तीतः अंति, तो यहाँ पर हो जाएगा ते पठन्ति। युवाम के साथ क्या होता है, सी थह, तो हो जाएगा हसथः। ऐसे आपने दोनों को जोड़ दिया, कर्ता और क्रिया को। तो इस प्रकार से आपका ये कार्य और आसान हो गया कि आपने इस प्रकार से अभ्यास करना है। अब कल हम इसी वाक्य में कर्ता का और प्रथम पुरुष का विस्तार बताएंगे पहले आपको,
कि कर्ता में और क्या क्या हो सकता है। अब ये देख लीजिए कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को निकाल देंगे तो बाकी जहाँ पर आपको त्वम युवाम यूयम नहीं दिखाई दे रहा है, अहम आवाम वयम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ पर प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगाएंगे। वहाँ पर आपका आधा काम तो हो गया, सिर्फ आपने एक ही चीज़ देखनी है कि वहाँ प्रथम पुरुष की क्रिया में क्या आएगा। अब प्रथम पुरुष की क्रिया में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग भेद भी नहीं देखा जाता, वो सिर्फ कर्ता में देखा जाता। तो कर्ता का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही आपने ध्यान रखना है। तो आगे हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग के कर्ता क्या होते हैं, नपुंसकलिंग के कर्ता क्या होते हैं। फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे, कर्ता क्रिया के बाद बीच में लेकर आएंगे कर्म को और उस वाक्य को थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया। इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही, और उसके बाद अगले वीडियो के साथ मैं इस वाक्य निर्माण को आगे विस्तार दूंगी। आपने इसका बार बार अभ्यास करना है, इसको अपनी कॉपी में उतार लेना है। ये अनुवाद के लिए मैंने आपको वर्णमाला से लेकर के अनुवाद की प्रक्रिया को आरंभ किया है। वर्णमाला आपने सीखी, कैसे वर्ण संयोजन हुआ, कैसे हमने वर्णों का निर्माण किया, क्योंकि उसी से आपके शब्द रूप आएंगे। शब्द रूपों में आपने देखना है कि जो मैंने आपको बताया था अकारांत शब्द रूप, तो सारे ही अकारांत शब्द रूप कैसे बनेंगे वहाँ पर मैं कल आपको लेकर चलूँगी। क्योंकि प्रथम पुरुष में अभी मैंने केवल सह, तौ, ते इतना ही बताया। अब इसके साथ शब्द रूपों को हम कैसे जोड़ेंगे, पुल्लिंग को कैसे जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग को कैसे जोड़ेंगे। तो मेरी क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और आप उसको सीखेंगे तभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इससे आसान ट्रिक और हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती थी। ये सभी के लिए उपयोगी है। आगे मैं इसके लकारों को भी बढ़ाऊंगी, यही बहुत बड़ा विस्तार रूप लेता चला जाएगा और इसी से यही आपकी सबसे मुख्य मूल इसी में छुपा हुआ है। इसी से आप आगे बहुत बड़े बड़े वाक्यों का निर्माण करेंगे जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे और आपको संस्कृत सीखने में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो इतना ही इस कक्षा में हमने, और अगली कक्षा के लिए तैयार रहना है। तब तक के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो में आपके साथ मिल पाएँ।